बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। ये आप लोग देख रहे हो इस वीडियो में, इस पिक्चर में आपको एक बड़ा फंड दिखाई दे रहा है जो कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है। जब भी आप रिटायर्ड होते हो तो आपको आपके बॉस की तरफ से एक फंड, एक लमसम अमाउंट का फंड अलाउ किया जाता है। इस फंड को हम लोग इनकम टैक्स की भाषा में बोलते हैं ग्रेच्युटी। ऐसा आपने कभी सुना होगा कि कोई भी पर्सन, फलाना व्यक्ति है, वो अपने जॉब से रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के बाद उसको 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख की एक लमसम अमाउंट दी गई। ये लमसम अमाउंट किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद दी जाती है कि जिससे वो अपने फ्यूचर की जीविका, अपना लिविंग चला सकें। उनके सर्वाइवल के लिए ये एक लमसम अमाउंट उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ये जो वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। दरअसल होता यह है कि जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है जॉब तो उसके नाम से एक फ़ंड क्रिएट कर दिया जाता है और उस फंड में उसके नाम से पहले से ही एक पेमेंट जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर अपने सर्विस के दौरान, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, भी वो फंड वो अपने बॉस से निकाल सकता है या ले सकता है। और अगर मान लीजिए सर्विस के ड्यूरेशन में, कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में उसने ये फंड नहीं लिया तो ये पूरा का पूरा फंड रिटायरमेंट के बाद उसको एक लमसम अमाउंट के रूप में दे दिया जाता है। इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेच्युटी। अब इसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट किस तरीके से इनकम टैक्स में की जाती है, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हो, हमने लास्ट वीडियो में जब इनकम फ्रॉम सैलरी का एक ओवरव्यू दिया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि पूरी फॉर्मेट आपको स्टेप वाइज लिखनी होगी। हर एक आइटम का अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट आपको समझना होगा, जिसमें हम लोगों का फॉर्मेट स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले था बेसिक सैलरी, फिर फीस, कमीशन, बोनस। ये सारे के सारे पूरे टैक्सेबल होते हैं। फीस के केस में भी आप देख रहे हो, बेसिक सैलरी भी हमने डिस्कस किया है, पूरा टैक्सेबल होता है। फीस के केस में आप देख रहे हो फुल्ली टैक्सेबल लिखा है। कमीशन के केस में आप देख रहे हो फुल्ली टैक्सेबल लिखा है। बोनस के केस में आप देख रहे हो फुल्ली टैक्सेबल लिखा है। बस बोनस क्या होता है, दो तरीके का होता है। ये पॉइंट नंबर 2 में आपको लिख के मेंशन किया है। एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस और एक होता है हमारा वॉलंटरी बोनस। कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस आपको अक्सर दिया जाता है रेगुलर बेसिस पे, इसलिए वो एज ए बोनस ट्रीट किया जाता है। फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब पूरा अमाउंट आपको दिखाना पड़ेगा। और वॉलंटरी बोनस के केस में यहाँ पर लिखा है टैक्सेबल एज परक्विजिट्स, मतलब वॉलंटरी बोनस स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं और वो परक्विजिट्स के रूप में टैक्सेबल होते हैं। परक्विजिट्स क्या होता है ये हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम लोग देखते हैं ग्रेच्युटी के अंदर किस तरीके से पूरी की पूरी ट्रीटमेंट होती है इनकम टैक्स की। यहाँ पर आप देख रहे हो एक चार्ट बना के प्रेजेंट किया गया है कि जितना ग्रेच्युटी आप रिसीव कर रहे हो दो पार्ट में है, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस और ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव करते हो तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, मतलब जितना अमाउंट आपको मिलेगा पूरे अमाउंट के ऊपर चार्जेबिलिटी बनेगी। जब सम्स आप करेंगे आपको ये लाइन याद रखना होगा और इस लाइन के बेस पर आप पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबिलिटी में दिखा देंगे। दूसरा एरिया हमारा ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मतलब रिटायर होने के बाद, सर्विस खत्म होने के बाद अगर आपको ग्रेच्युटी मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक लिखा है बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा लिखा है बाय अदर एम्प्लॉय। तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बता दें, अगर सर्विस खत्म होने के बाद कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो उसके लिए पूरा का पूरा छूट है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। आगे की लाइन ये रूल में आपको मैं दिखा दूंगा। सेकेंड पार्ट है अदर एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय में दो पार्ट फिर से क्रिएट किया गया, एक को लिखा कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और दूसरे में लिखा है नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। मतलब कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी होगी कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है या नहीं, और दूसरा वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में अगर कवर्ड है तो आपकी ट्रीटमेंट अलग होगी और अगर कवर्ड नहीं है तो आपकी ट्रीटमेंट अलग होगी। ये ट्रीटमेंट भी अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। और लास्ट एक पॉइंट इसमें मेंशन कर दिया कि अगर ग्रेच्युटी रिसीव करता है कोई पर्सन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद अगर ग्रेच्युटी रिसीव करेगा, जाहिर सी बात है डेथ के बाद उसको तो मिलेगा नहीं, उसके किसी नॉमिनी को मिलेगा।
तो डेथ के बाद अगर ग्रेच्युटी रिसीव होता है उसके नाम से तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, मतलब इसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। अब हम लोग इसी पॉइंट को देख लेते हैं रूल्स के हिसाब से कैसे मेंशन किया है। आप यहाँ देखिए, एक एक करके आपको दिखाई देगा। केस ए, ग्रेच्युटी रिसीव, पिक्चर थोड़ा लो हो रहा है, आप क्वालिटी बढ़ाकर इसको देख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर क्लियर दिखाई देगा। केस ए में लिखा है ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर सर्विस के दौरान ही आप अपना फंड निकाल लिए हैं, पैसे ले लिए हैं ग्रेच्युटी वाले फंड का, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। दूसरा लिखा है एक्सक्यूज मी, सेकेंड में लिखा है केस बी, ग्रेच्युटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के को अगर ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है टर्मिनेशन के बाद, मतलब सर्विस खत्म होने के बाद, तो इनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, पूरा का पूरा छूट। इसलिए हम लोगों को ये चीज़ समझ के चलनी पड़ती है, और जो लोग टैक्स के रूल पूरा जानते हैं वो अपना टैक्स प्लानिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब होने के बाद आपके नाम से फंड जमा हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो फंड हम सर्विस पीरियड में ही निकाल लेंगे तो पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर वही फंड हम अपने रिटायरमेंट के बाद निकालते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्जेबिलिटी नहीं होगी। लाइन यहाँ पर देख रहे हो, आपको मिल जाएगा कि ग्रेच्युटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज रोमन 1। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो पूरा छूट है। अब अदर एम्प्लॉय में आ जाते हैं। अदर एम्प्लॉय के केस में दो पार्ट बन गया था, एक एम्प्लॉय कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और दूसरा लिखा था एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। हम लोग पहले कवर्ड वाले को देखते हैं, इनके लिए क्या रूल बनाया गया है। सी नंबर पॉइंट आप पढ़ोगे, आपको दिखेगा ग्रेच्युटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अगर मान लीजिए आप पेमेंट बाय द ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड हैं तो आपके लिए ट्रीटमेंट क्या होगी। लिखा है इन सच केस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज रोमन 2। मतलब इन तीनों में से जो नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं, जो मिनिमम अमाउंट होगा उसका आपको छूट मिल जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा छूट है, लेकिन कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से रहेंगे तो पूरा छूट नहीं मिलेगा। 3 पॉइंट में जो मिनिमम होगा उसका आपको छूट मिलेगा, और उससे ज़्यादा जितना अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये 3 कौन सा अमाउंट लेना है ये देखिए। नंबर 1 में लिखा है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, जितना आप पाए हो। तो ये तो अगर हम लोग सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सम्स में दिया रहता है कि कितना ग्रेच्युटी आपने पाया है। दूसरा लिखा है 20 लाख। 20 लाख कहाँ से लिख दिया, ये एक स्टेटूटरी अमाउंट है, फिक्स अमाउंट। मतलब इनकम टैक्स वालों ने डिसाइड किया है कि एनी हाउ आपको 20,000 से ज़्यादा का बेनिफिट, 20 लाख से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो 20 लाख एक फिक्स अमाउंट है, मतलब जो भी आप सम्स करोगे स्टेटूटरी अमाउंट के रूप में वहाँ पर लिख दोगे, कितना, 20 लाख। और तीसरा लिखा है 15 वर्किंग डेज 15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब जितने साल आपने काम किए हैं हर साल के 15-15 दिन के सैलरी आपको पॉइंट नंबर 3 में लिखने हैं। अब ये अगर मान लो कोई आदमी 25 साल काम करेगा तो उसका 25 साल का 15-15 दिन का सैलरी निकालना एक लंबा कैलकुलेशन होगा, तो इसलिए कैलकुलेशन शॉर्ट में किस तरीके से होगा ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया। अर्थमेटिकली देखिए नीचे लिखा है 15 डिवाइडेड बाई 26, मतलब 15 दिन का आपको सैलरी लेना है, वो 15 है। डिवाइडेड बाई 26 इसलिए किया गया क्योंकि इनकम टैक्स ये मानती है कि एक महीना में 26 दिन ही जनरली काम होता है। 4 दिन आप छुट्टी मान सकते हो, आप बोल सकते हो कि वो संडे की हो सकती है, ठीक है। तो 15 इसलिए लिया क्योंकि 15 दिन का सैलरी लेना है। डिवाइडेड बाई 26 इसलिए किया क्योंकि एक महीना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानती है कि 26 वर्किंग दिन ही होता है। इनटू कर रहा है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस।
अब अगर मान लो कोई 24 साल काम किया तो इंटू कर दो 24 साल से, 24 साल की आ गई, इंटू सैलरी पर मंथ। यहाँ सैलरी पर मंथ लेना है क्योंकि आपको 15 दिन की सैलरी ही निकालनी है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली अर्थमेटिकली आप पुट करोगे, आपको 15 दिन का सैलरी हर साल का जितने साल वो काम किया है आपको मिल जाएगा। 3 फिगर मिलेगा, इन तीनों में से नंबर 1 एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, नंबर 2 20 लाख और नंबर 3 15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर आपको ये 3 पॉइंट मिल गए, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसका छूट मिल जाएगा और एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 का कैलकुलेशन कुछ और भी आगे बोलता है, वो हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो सैलरी पर मंथ है, ये सैलरी पर मंथ में हम लोग क्या क्या सैलरी लेंगे, क्योंकि जो लोग फर्स्ट सेट इसका देखे थे इनकम फ्रॉम सैलरी एंड ओवरव्यू, वो लोग देखे होंगे कि सैलरी के अंदर पूरे 1.5 पेज का एक लिस्ट होता है, उसमें बहुत सारे आइटम है। तो यहाँ पर जो सैलरी है उसमें कौन कौन सा आइटम लेंगे, तो यहाँ पर सैलरी में हम लोग 2 ही चीज़ लेते हैं, बेसिक और डीए। ये आपको पॉइंट नंबर बी यहाँ नोट में दिखाई देगा, देख सकते हैं आप कि सैलरी हियर मीन्स बेसिक प्लस डीए। डीए का मतलब है डियरनेस अलाउंस, लास्ट ड्रॉन, मतलब जिस महीना में आप रिटायर हुए हो वो लास्ट महीने का जो बेसिक और डीए होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में सैलरी पर मंथ के जगह पर लेना है। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब कितने साल आपने काम किए वो जब लेते हैं तो इसमें हम लोग जितना साल काम करता है वो तो लेना ही है, और 6 महीना से अगर एक्स्ट्रा कोई पार्ट होता है तो उसको भी हम लोग 1 साल मानकर ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 24 साल 8 महीना काम किया तो 6 महीने से ज़्यादा हो गई तो हम लोग 24 साल नहीं लेंगे, हम लोग उसको पूरा कंप्लीट मानकर लास्ट ईयर को भी कंप्लीट मानकर 25 साल लेंगे। आप नीचे देख सकते हो ए नंबर पॉइंट में और ज़्यादा क्लियरली लिखा है इसके बारे में, देखिएगा। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंक्लूड्स एनी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, दिख रहा है, दैट इज 7 years 9 months विल बी ट्रीटेड एज 8 years, will be treated as 8 years, 7 years 5 month will be treated as 7 year। 6 महीना से कम था इसलिए उसको 5 महीने को हटाकर 7 लिया, एंड 7 years 6 month will be treated as 7 years, मतलब 6 महीना तक का टाइम है तो आपको कम करके लेना है, और 6 महीना से जैसे ही क्रॉस होगा तो वो फ्रैक्शन वाले को भी कंप्लीट करके आपको 1 साल बढ़ाकर ले लेना होगा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में, ठीक है। ये लाइन ध्यान में रखेंगे आप लोग, जब कैलकुलेशन होता है तो कैलकुलेशन में चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाती हैं। 1-2 और बातें हैं, दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी एम्प्लॉई कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है या नहीं, तो इसके लिए नीचे कुछ और भी बातें लिखी हैं। अच्छा, 15 दिन के ऊपर भी 1-2 पॉइंट होता है। वैसे बीकॉम के एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें तो ये 15 दिन वाला ही कैलकुलेशन रहता है, बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें। प्रोफेशनल एग्ज़ाम में चीज़ें थोड़ी और बदल जाती हैं, जैसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है। कोई अगर पीस रेटेड एम्प्लॉई है, जैसे पीस के हिसाब से काम करता है कि भैया आप 10 पीस बनाओगे तो हम आपको पर पीस के हिसाब से 100 रुपया देंगे, आप 1000 पीस बनाओगे हम आपको पर पीस के हिसाब से 5 रुपया देंगे। तो पीस के हिसाब से जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये 15 दिन के जगह कुछ अलग कैलकुलेशन होता है। सीजनल बेसिस पे जो लोग काम करते हैं, जैसे 3 महीने का सीजन है, हम 3 महीने का ही काम कराएंगे और आपको पेमेंट देंगे। 6 महीने मेरे बिजनेस का सीजन है, हम 6 महीना ही काम कराएंगे और आपको 6 महीने का ही पेमेंट देंगे। इस तरीके से जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए 15 दिन के जगह कुछ अलग ट्रीटमेंट लिया जाता है। वो क्या ट्रीटमेंट है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे लिखा है, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ ए सीजनल इस्टेब्लिशमेंट, क्या लिखा है मीनिंग, 15 days salary shall be replaced by 7 days, that is 7 divided by 26 into completed year of service into salary per month। मतलब सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपका सीजनल एम्प्लॉय हो आप तो 15 दिन के जगह आपका 7 दिन का ही वहाँ कंसिडरेशन होगा। तो थोड़ा सा चेंज करना है, 15/26 के जगह 7/26 अपने को ले लेना है। और इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय, अगर आप पीस रेटेड एम्प्लॉय हो तो उसके लिए लिखा है 15 days सैलरी वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ टोटल वेजेज एक्सक्लूडिंग वेजेज पेड फॉर ओवर टाइम रिसीव फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months इमीडिएटली प्रिसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अगर आप पीस रेटेड एम्प्लॉय हो, आप पीस के हिसाब से काम करते हो तो आपका डेज कैलकुलेशन नहीं होगा।
जिस दिन आप रिटायर हुए हो उसके पीछे के 3 महीने का वेजेज लिया जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज वाले अमाउंट को वहाँ पर पुट करके कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, जिस समय आप रिटायर हुए उसके पीछे का 3 महीने का वेजेज उसका एवरेज लिया जाएगा अगर आप पीस रेटेड एम्प्लॉय हो तो, और वो भी जो 3 महीने की वेजेज ली जाएगी उसमें आपका ओवर टाइम वाला वेजेज कंसिडर नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, बीकॉम के एग्ज़ाम में आप जितने भी पेपर देखोगे आपको 99% ये 15 दिन वाला ही कैलकुलेशन मिलेगा। एक्सेप्शनल केसेस में आपको ये मिल सकते हैं, और प्रोफेशनल एग्ज़ाम में अगर आप जाओगे कि CA CS CMA की एग्ज़ाम है तो उसमें आपको ये सारी चीज़ों को भी बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग बोलेंगे कि कोई भी पर्सन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है या कवर्ड नहीं है। तो उसके लिए देखिए नीचे मेंशन किया है, एम्प्लॉइज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट मीन्स। कैसे समझेंगे कि ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है? तो लिखा है एम्प्लॉइज ऑफ एवरी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनीज, इन सब के अगर एम्प्लॉइज हैं तो वो सब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड होते हैं। बहुत सिंपल सेंस में अगर बोलें, बी नंबर पॉइंट पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। Every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shop and establishment in a state in which 10 or more person are employed or were employed on any days of preceding 12 months। अगर आप ए नंबर पॉइंट अगर आप देखो तो आपको सिंपली दिखेगा कि आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप ऑलरेडी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड हैं। और बी नंबर पॉइंट में बताया है कि कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी या शॉप जिसके यहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं, तो उनको ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड माना जाएगा। और अगर मान लीजिए रेगुलरली 10 से ज़्यादा नहीं है तो पिछले 12 महीने में किसी भी दिन अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय उसके यहाँ काम किए हैं तो भी उस शॉप को, उस बिजनेस को कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट माना जाएगा। इसके बाद और एक पॉइंट है इससे रिलेटेड, आगे देखिएगा आप, इससे रिलेटेड आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर फिर थोड़ी सी पेज की क्वालिटी लो है, आपको क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाकर देखनी पड़ेगी। सेटिंग में जाकर आप अपना क्वालिटी हाई कर सकते हैं। सी नंबर पॉइंट में लिखा है सच इस्टेब्लिशमेंट एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बी नंबर पॉइंट का इस्टेब्लिशमेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होना चाहिए। हु रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years अप टू द डेट ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। अगर मान लीजिए कोई पर्सन कंटिन्यू 5 साल तक काम करता है तो भी कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से ही उसको पेमेंट दिया जाएगा। और ये इस किस केस में 5 साल देखा जाएगा? तो पहला लिखा है सुपर एन्यूशन। सुपर एन्यूशन का जनरली मीनिंग होता है रिटायरमेंट, कि आप अपने सेवा को कंप्लीट करके, अपने सर्विस को कंप्लीट करके रिटायरमेंट ले रहे हो। नंबर 2 में क्लियरली लिख दिया है रिटायरमेंट, माने रिटायरमेंट के समय आपका गवर्नमेंट जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है, वहाँ 5 साल पूरा हो जाना चाहिए। तीसरा लिखा है डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज़। चौथा लिखा है रेजिग्नेशन, आप रिजाइन कर रहे हो। और पांचवा लिखा है डेथ। देखिए ये 5 केसेस तो लिख दिए कि इस 5 केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि आप पीछे के 5 साल कंप्लीट किए हो या नहीं। लेकिन आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर कोई आदमी ज्वाइन किया और 3 साल के बाद ही डेथ कर गया तो वो 5 साल कैसे कंप्लीट करेगा? तो डेथ के केस में, या मान लीजिए आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और आप डिसेबल हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, आपको कोई खतरनाक बीमारी हो गई, तो आपको क्या 5 साल कंप्लीट करके बोलना पड़ेगा कि भैया बीमारी 5 साल के बाद आइएगा? ऐसा नहीं होगा। तो 2-3 केसेस में, जैसे डिसेबलमेंट एंड डिजीज़ वाला केस है और डेथ वाला केस है, इस केस में 5 साल का कंप्लीशन जनरली लिया नहीं जाता है अगर ये पहले हो गया तो। आप नीचे वाली लाइन में देख भी रहे हैं, उसमें मेंशन भी किया है हाउएवर कंटिन्यूअस सर्विस of 5 years is not required in case of death or disablement। तो ये था आपका अदर एम्प्लॉय का केस। अदर एम्प्लॉय में भी किन लोगों का जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड हैं। और अगर हम सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को कि वो कैसे पता चलेगा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है या नहीं। जनरली सम्स में ये बात डायरेक्टली लिख कर दे दिया जाता है कि ही इज़ कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट।
ठीक है। अब हम लोग सम्स में नहीं जाते हैं, सम्स में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कशन देखेंगे। एक लास्ट पॉइंट इसका और था कि अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड नहीं होगा तब उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं इसमें उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिखी गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो केस डी। केस डी के केस में लिखा है ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सर्विसेज बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो इस केस में भी उसी तरीके का पूरा आपको रूल मिलेगा। 3 पॉइंट मिलेंगे, तीनों में से जो मिनिमम होगा उसका आपको छूट मिलेगा। 3 पॉइंट में मिनिमम जो होगा, बस एक पॉइंट का थोड़ा सा चेंजेस आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे आप यहाँ देखिए ये वाली लाइन, shall be exempted from tax under section 10 subsection 10 clause Roman 3 to the extent of minimum of the following। 3 में से जो मिनिमम है उसका छूट मिलेगा, जिसमें नंबर 1 एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीप्ट सम्स में दिया रहता है, अभी के पार्ट में भी आप देखे थे। दूसरा है 20 लाख, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ये एक स्टेटूटरी अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है जो इनकम टैक्स के द्वारा ऑलरेडी फिक्स है। हर सम्स में आपको ये 20 लाख ले लेना है। और तीसरा है यहाँ पर हाफ 1/2 हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोरिंग एनी पार्ट देयर ऑफ। ये तीसरा पार्ट हम लोग लेते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया हमारे लाइन को, लिखा है हाफ आधी महीने का लेना है, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जितना साल काम किया, और इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी पर मंथ आपको लेकर कैलकुलेशन तीसरे नंबर पॉइंट की करनी होगी। अब यहाँ देखिएगा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में अभी हम लोग पढ़कर आए कि उस पार्ट में जब कवर्ड रहता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से, तो 6 महीने से ज़्यादा का जो पार्ट होता है उसको भी 1 साल मानकर जोड़ लिया जाता है। जैसे 24 साल 8 महीना है तो आपको 25 साल लेने होंगे। लेकिन यहाँ पर जब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हम लोग लेंगे तो यहाँ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में कोई भी पार्ट रहेगा वो आपको इग्नोर कर देना है। जैसे 24 साल 11 महीना भी है तो आपको 11 महीना को टोटली अवॉइड करना है, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस की जगह कितना लिखना है 24 ईयर्स। फ्रैक्शन जो भी रहेगा टोटली हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। और एवरेज सैलरी पर मंथ के लिए, एवरेज सैलरी पर मंथ के लिए यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ें लेते हैं। वहाँ पर हम लोग 2 ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग 3 लेते हैं। एक लेंगे बेसिक, दूसरा लेंगे डीए, और तीसरा लेंगे कमीशन। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरी की पूरी चीज़ें जो मैंने कहा मेंशन किया हुआ है। वाइल कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोर एनी फ्रैक्शन फॉर द ईयर दैट इज 7 years 9 months विल बी ट्रीटेड एज 7 years ओनली। और बी नंबर में क्या लिखा है, एवरेज सैलरी हेयर मीन्स बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, और कमीशन भी आपको तब लेना है बीइंग ए फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, मतलब टर्नओवर के ऊपर या सेल्स के ऊपर जब रहेगा तभी आपको ये परसेंटेज कमीशन का लेना होगा। डीए के केस में आप देख रहे हो कि डीए के केस में एक हैशटैग किया है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखेगी कि डीए भी आपको तभी लेना होगा जब वो डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी बोलकर दिया रहेगा। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फिर से कभी डीए की चर्चा होगी तो मैं आपको फॉर्मिंग पार्ट के बारे में बता दूंगा। यहाँ हम लोग जान के रखते हैं कि फॉर्मिंग पार्ट बोलकर जब दिया रहेगा तभी हम लोग डीए को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, बेसिक ले रहे हैं, डीए ले रहे हैं तब जब वो फॉर्मिंग पार्ट लिखा रहेगा, और कमीशन लेंगे तब जब वो फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर दिया रहेगा। एवरेज सैलरी कैसे लेंगे, तो एवरेज सैलरी के लिए यहाँ एक लास्ट लाइन मेंशन किया है कि पीछे का 10 महीना का सैलरी जोड़कर हम लोग डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आपका एवरेज सैलरी का होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जाम्पल में समझाया भी है कि इफ़ एन एम्प्लॉय रिटायर्ड ऑन 18/11/21 देन 10 month एवरेज सैलरी शैल बी ए पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 21 एंड एंडिंग ऑन अक्टूबर 21। जैसे नवंबर के महीने में 11 नवंबर का महीना होता है, नवंबर के महीने में अगर आप रिटायर हुए हो तो अक्टूबर से लेकर बैक 10 मंथ्स जाओगे, जनवरी तक आएगा। तो जनवरी से अक्टूबर तक का जो 10 महीना होगा उसके सैलरी आपको लेने होंगे, और उस सैलरी में 3 चीज़ें ही जुड़ेंगी, बेसिक, डीए और कमीशन। डीए तब जुड़ेगा जब वो फॉर्मिंग पार्ट होगा, और कमीशन तब जुड़ेगा जब वो परसेंटेज ऑन टर्नओवर होगा। तो 10 महीने की सैलरी जोड़कर उसको 10 से डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करके जो वैल्यू मिलेगा वो होगा आपका एवरेज सैलरी पर मंथ। यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपको तीसरे नंबर पॉइंट का कैलकुलेशन मिलेगा, और ये तीसरे नंबर पॉइंट का कैलकुलेशन पुट करने के बाद हम लोग 1 2 3 तीनों में देखेंगे, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम अमाउंट का छूट एग्जेम्पशन आपको आपके इनकम में से मिल जाएगा। तो ये था अदर एम्प्लॉय, जिसका दो पार्ट, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट था जो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर डेथ के बाद किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलता है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। हम लोग इसके कैलकुलेशन देखेंगे किसी दूसरे